First of all, very good evening to all of you and most welcome to our YouTube channel Techlomath Legal. So today we will discuss about part 1 Union and its territory, articles 1 to 4. And after that article 12 and article 13 will be discussed as well in this lecture. And after that in next lecture we will discuss about part 3 that is fundamental rights. एंड जो पार्ट 2 है सिटीजनशिप के ऊपर है इसको हमने डील विद करके पढ़ना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया था उसको डील विद करके पढ़ना है, तो वो थोड़ा सा डिटेल में चलेगा। इसलिए सबसे पहले हम जो है पार्ट 3 पहले कर लेंगे, पार्ट 1 के बाद पार्ट 3 करेंगे, पार्ट 2 जो है हम बाद में करेंगे उसको। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 1 का जो टाइटल है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के नाम से है। आर्टिकल 1 क्या कह रही है, यहाँ पे इंडिया के नाम बताए जा रहे हैं। इंडिया के नाम बता रहा है ये कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। सो हेयर इट इज क्लियर कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑफिशियल नाम जो है प्रोवाइडेड हैं हमारे कंट्री के लिए वो सिर्फ दो ही नाम है, एक तो इंडिया, दूसरा है भारत। कोई भी तीसरा नाम जो है अभी तक प्रोवाइडेड नहीं है। ऑफिशियल नाम हमारे इंडिया के सिर्फ हमारी कंट्री के दो ही हैं, इंडिया एंड Bharat. No any kind of Hindustan or any other name. Only India and Bharat. Second, states and territories mentioned in first schedule. First schedule जो है वो हमारे states and UTs की लिस्ट प्रोवाइड करती हैं। तो इन लिस्ट को जो होता है इनको लर्न करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कौन सा स्टेट जो है फॉर्म हुआ, फॉर्मेशन स्टेट की जो हुई कौन से स्टेट की कब हुई। यहाँ पे अब जो फर्स्ट शेड्यूल है, अब यहाँ पे काफी न्यू स्टेट्स भी ऐड हुए हैं और यूटीज भी ऐड हुए हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कोई स्टेट है ऐसा भी, हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर ऐसा भी स्टेट है जो मतलब स्टेट से कन्वर्ट होके यूटी में चला गया हो। तो वो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं जे एंड के की बात कर रही हूँ, जम्मू एंड कश्मीर की। चलो उसको आगे देखेंगे। टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब हमने देखना है ये टर्म देखनी है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या आता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो होता है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट होता है। स्टेट्स के जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर वो सारे स्टेट्स जितनी भी हैं उनकी टेरिटरीज, सबसे पहले ये आएगा टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। सेकेंड जो चीज है वो आएगी यूटीज, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। स्टेट्स भी फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, यूटीज भी फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। यूटीज होगी, स्टेट्स होगी। थर्ड चीज जो है वो है सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड। अब यहाँ पे एक्वायर्ड वर्ड यूज हुआ है, तो एक्वायर्ड किसके द्वारा एक्वायर किया गया, इतना तो पता है कि टेरिटरीज जो एक्वायर की जा सकती हैं। अब एक्वायर किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ऐसे बोल रखा है कि एक्वायर्ड। तो यहाँ पे हम प्रिज्यूम करके चलेंगे क्योंकि हमारा आगे जो आर्टिकल्स चलेंगे तो उसके अंदर इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है बोला गया है इनडायरेक्टली, इम्प्लाइडली। तो यहाँ पे हम प्रिज्यूम करके चलेंगे जो एक्वायर करनी है प्रॉपर्टी टेरिटरीज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक्वायर की गई होंगी वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आ जाएगा। सो हेयर इट इज क्लियर कि जो डेफिनेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है, लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। एक तरह से तीन चीजों की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है कि कौन कौन सी टेरिटरीज इसके अंदर आएंगी। टेरिटरीज आ जाएंगी स्टेट्स की, यूटीज की एंड अदर टेरिटरीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्वायर की जा सकती हैं, जो एक्वायर की जा सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ध्यान से देखना, न्यू स्टेट की बात हो रही है। तो न्यू स्टेट को जब हमने एडमिट करना है या इस्टेब्लिश करना है, फॉर एग्जांपल किसी स्टेट का कोई पोर्शन है जिसको हमने उससे सेग्रीगेट करके, सेपरेट करके हमने एक न्यू स्टेट जो है फॉर्म करना है, इस्टेब्लिश करना है, उसको एक नई जगह का नाम देना है, तो वो काम जो है हमारे पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट के जो पास है ये पार है आर्टिकल 2 के अंदर। नाउ आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स।
यहाँ पे न्यू स्टेट्स की बात हो रही है, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बात हो रही है कि न्यू स्टेट को फॉर्म करना। यहाँ पे आर्टिकल 3 के अंदर वो वाले स्टेट्स की बात हो रही है कि जो स्टेट्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, जो हमारी टेरिटरी नहीं है, जो हमारी टेरिटरी नहीं है, उसको हमने एक्वायर कर लिया और उसको हमने डिक्लेयर करना है एज ए स्टेट, अपने इंडिया का पार्ट डिक्लेयर करना है, तो वो आर्टिकल 3 के अंदर है। एंड ऑल्ट्रेशन करना किसी एरिया की बाउंड्रीज की, एग्जिस्टिंग स्टेट्स की, फॉर एग्जांपल जैसे कि पंजाब, हरियाणा है, इनका नाम चेंज करना हो किसी स्टेट का, जब बाउंड्रीज जो हैं वो इंक्रीज डिक्रीज करनी हो, एरिया इंक्रीज डिक्रीज करना हो, तो उस चीज के लिए आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है। आई होप यहां तक क्लियर है आर्टिकल 3 तक। आर्टिकल 3 के अंदर एक चीज और है कि यहाँ पे जो बिल जो पास होता है पार्लियामेंट के अंदर, वो बिल प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना जो है पास नहीं होता है। अगर किसी स्टेट की, किसी एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री, एरिया या फिर नेम में कुछ ऑल्ट्रेशन करना है, कुछ चेंजेस लेके आने हैं, तो उसके लिए प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना कोई भी बिल जो है पास नहीं होता है, कोई भी रेजोल्यूशन जो है पास नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो जो है जिस स्टेट के अंदर जो काम कर रहा है, जिस स्टेट को उसने एग्जिस्टिंग स्टेट को चेंज करना है, जिसकी बाउंड्रीज, एरियाज या नेम को चेंज करना है, उसके वहां की जो काउंसिल होएगी, वहां का जो गवर्नर होएगा, उनको जो है पावर दी जाती है कि वो अपने व्यूज जो हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो लेजिस्लेचर होती है उस स्टेट की जो भी, और लेजिस्लेचर के से होता है कि मतलब जरूरी नहीं है हर स्टेट के अंदर दोनों ही हाउसेज हों, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकता है। कुछ स्टेट्स ही हैं, गिने चुने स्टेट्स हैं, 4-5 स्टेट्स हैं जिनके अंदर जो है बोथ हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर है, अदरवाइज सिंगल हाउस है। जैसे पंजाब में भी सिंगल है, हरियाणा में भी सिंगल है, उत्तर प्रदेश के अंदर डबल जो है लेजिस्लेचर, 2 हाउसेज हैं वहां पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है एंड लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यहाँ पे स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ये हमारी होती है लोकसभा, जो होता है लोअर हाउस होता है हमारा, और दूसरा जो होता है वो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो दूसरा हाउस होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, तो इसको हम बोल देते हैं अपर हाउस, विधानसभा। विधानसभा। यहाँ पे अब पार्लियामेंट का भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक बार, कि पार्लियामेंट के अंदर उसके अंदर भी 2 हाउसेस होते हैं। पहला हाउस जो होता है वो होता है कि हाउस ऑफ पीपल होता है, फर्स्ट हाउस ऑफ पीपल होता है। जो सेकंड होता है वो होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो हाउस ऑफ पीपल होता है ये लोअर हाउस होता है, लोकसभा जिसको बोलते हैं ये होता है, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है ये होता है राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस, अपर हाउस। आगे तो थोड़ा सा मैंने ये बताया है कि हाउसेस के बारे में बताया, एक तो पार्लियामेंट के बारे में, और दूसरा मैंने बताया कि जो स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेचर्स होती हैं उनके अंदर 2 हाउसेस होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी के अंदर 2 हाउसेस हैं, हर स्टेट के अंदर ओनली 5 to 6 जो हमारे हैं स्टेट्स हैं, 4 to 5 रादर जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो है डबल लेजिस्लेचर हैं, डबल हाउसेस हैं, बाकियों के अंदर जो है सिंगल हाउसेस। जहां पे सिंगल हाउस है वहां पे देख लें, वहां पे जो स्टेट है सिंगल वो कौन सा है, वहां पे है लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा, वहां पे विधानसभा नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे आर्टिकल 4, Article 4 talks about laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matters. तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, आर्टिकल 4 कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 2 and 3 है, टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ स्केड्यूल एंड सप्लीमेंट। तो जो आर्टिकल 2 and 3 है ये मेनली आर्टिकल 4 में ये बोला हुआ है
कि ये जो सप्लीमेंटल इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल रहेंगे मैटर्स के साथ, कौन से मैटर, जो कि स्केड्यूल 1 एंड 4 में हमारे मेंशन है। फर्स्ट स्केड्यूल में क्या है, फर्स्ट स्केड्यूल में तो हमारे वही है यूनियन स्टेट्स एंड यूटीज की यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइडेड है। और जो स्केड्यूल 4 है, स्केड्यूल 4 के अंदर क्या है, स्केड्यूल 4 के अंदर जो है, फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर यूटीज एंड स्टेट्स हैं, सेकंड स्केड्यूल के अंदर सैलरीज के रिगार्डिंग है मिनिस्टर्स की, एंड जो थर्ड स्केड्यूल है, थर्ड के अंदर ओथ एंड एफर्मेशन है। और जो बच जाता है आगे पार्ट हमारा 4 है जो, वो हमारा डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स के साथ। एलोकेशन ऑफ सीट्स मतलब कि सीट्स अलॉट करना स्टेट्स को, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को जो है उनको सीट्स जो है अलॉटमेंट करनी सीटों की। तो इसने ये बोला है कि जो भी आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर मेंशन है, तो ये जो स्केड्यूल 1 एंड 4 है इनके साथ सप्लीमेंटल रहेंगे। फर्दर अब ये तो था आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 की ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके ऊपर कोई खास इतना क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसको ब्रीफली एक बार पता होना चाहिए कि हमारे जैसे आर्टिकल 1 इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, उसको देख लिया हमने। अब आ जाओ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पार्ट 3 के ऊपर। मैं पहले ही बोल दिया है कि पार्ट 2 जो है सिटीजनशिप का है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर स्पेशल अलग से लेक्चर हम बनाएंगे इसके ऊपर। और सिटीजनशिप को जो है हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ इसको डील विद करके, रीड विद करके पढ़ेंगे। चलिए पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इसके अंदर जो आर्टिकल्स आती हैं वो आती हैं 12 to 35। दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है, ये पार्ट 3 है, इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है और पूछा जा भी सकता है फर्दर। एंड ये जो पार्ट 3 है हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। सबसे पहले हमने देखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो वर्ड्स हैं ये हमने यूएन चार्टर से बोरो किए हैं। अब पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किए हैं। आर्टिकल्स 12 to 35 जो है इसे डील विद करती हैं। आगे आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 के अंदर जो है स्टेट की डेफिनेशन जो है वो दी गई है। इसके अंदर 3 चीजें हैं। पहली क्या है, इसके अंदर 3 चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई है कि स्टेट जो है वो किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव जो की एनुमरेटिव लिस्ट है जो, उसके अंदर क्या क्या इन्होंने दे रखा है। पहली लिस्ट के अंदर तो दे रखा है कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पहला नंबर तो आ जाएगा गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नंबर 2 के ऊपर जो आ जाएगा वो आ जाएगा स्टेट के रिगार्डिंग आ जाएगी गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो इसकी लिस्ट के अंदर थर्ड जो वो है जो लिस्ट में 3 चीजें दी रखी हैं, तीनों चीजों की जो है यहाँ पे लिस्ट दी गई है। जहाँ पे लिस्ट प्रोवाइडेड होती है, जो वर्ड जो होता है प्रॉपरली डिफाइन नहीं होता है, लेकिन लिस्ट दे रखी होती है कि स्टेट के अंदर ये आ जाएगा, इस वर्ड के अंदर ये चीजें जो हैं हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो डेफिनेशन जो होती है एनुमरेटिव लिस्ट बोलते हैं उसको, इंक्लूसिव डेफिनेशन बोलते हैं उसको हम, कि वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है। तो यहाँ पे जो थर्ड कैटेगरी के अंदर आएगा, थर्ड जो इसकी लिस्ट के अंदर है वो है अदर लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, लोकल और अदर अथॉरिटीज, लोकल और अदर अथॉरिटीज। सो यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर जो है वो 3 चीजें हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सेकंड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, थर्ड लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल। यहाँ पे अब जो अदर अथॉरिटीज हैं इनके अंदर देखते हैं 2 चीजें आएंगी इसके अंदर। फर्स्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया,
सेकंड जो है वो आ जाएंगी कि अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप ये क्लियर है आर्टिकल 12। चलिए आगे इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं हम आर्टिकल 12 के ऊपर। आर्टिकल 12 फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या है कि पहला केस था कि चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी 1991 सुप्रीम कोर्ट का केस था ये। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो है ये स्टेट नहीं है, ये स्टेट के अंदर नहीं आता, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता। आगे जी ये इतना ही हेल्ड हुआ था, इतना ही हमें याद रखना है इसमें। जी टेलीफोन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 सुप्रीम कोर्ट एंड सेकंड केस जो था एसी मलैया वर्सेस बीसीसीआई, ये दोनों केस जो हैं इकट्ठे ही हैं। इनके साथ डिसीजन जो आया था सेम डिसीजन आया था दोनों के अंदर। तो इसके अंदर जो डिसाइड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि जो बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ काउंसिल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके अंदर क्या हुआ था कि ये जो बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, ये जो था इसके अंदर इसको जो है स्टेट नॉट स्टेट के अंदर जो है इसको बोल दिया गया था कि ये जो है स्टेट नहीं है। बीसीसीआई जो है ये भी स्टेट नहीं है, एनसीईआरटी जो है वो भी स्टेट नहीं है, वो 1991 वाले केस में डिसाइड हो गया। थर्ड जो केस था, फोर्थ केस था, वो था सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। ये जो केस था सुप्रीम कोर्ट का केस था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो एलआईसी है, ओएनजीसी है, सेल, आईएफसी है, ये सारे जो हैं स्टेट की कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो फर्स्ट केस एनसीईआरटी इज नॉट अ स्टेट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड केस में सेम हेल्ड हुआ था इसके अंदर कि बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट। देन फोर्थ केस है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम, इसके अंदर क्या बताया था कि एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, आईएफसी जो हैं ये स्टेट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट इनकंसिस्टेंसी ऑफ लॉज। इनकंसिस्ट करना, लॉज मतलब कि एक दूसरे के साथ ऑपोजिट हो जाना, लॉज का ऑपोजिशन में हो जाना, एक दूसरे के अगेंस्ट चले जाना, नेचर दोनों के डिफरेंट हो जाना। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जो क्लोज 1 है वो तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है कि जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जो पास हो चुके हैं उसके बारे में बात की है कि वो जो हैं वॉइड होंगे अगर वो इनकंसिस्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 13 क्लोज 2 जो है वो है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने के बाद जो लॉज बनाएगी और वो लॉज जो हैं इनकंसिस्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑपोजिट है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के ऑपोजिट है, तो वो जो है वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे आर्टिकल 13 क्लोज 2 के अंदर। 3 जो है मीनिंग ऑफ लॉ एंड लॉज इन फोर्स है। यहाँ पे लॉ की डेफिनेशन भी प्रॉपर नहीं दी गई है, यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइडेड की गई है कि यहाँ पे जो लॉ होएगा उसके अंदर क्या क्या जो है वो इंक्लूड होएगा। एक तो इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉज, रूल, रेगुलेशंस, ये सारे जो नोटिफिकेशंस, कस्टम और यूजेज होते हैं, ये सारे जो होते हैं लॉ की कैटेगरी के अंदर आते हैं, लिस्ट के अंदर आते हैं। लॉज इन फोर्स जो होता है कि मतलब कि लॉज जो है ऑलरेडी इन फोर्स में है, ऑलरेडी जो है वो अपने फंक्शन में है, पहले से ही वो जो है फोर्स इन्फोर्समेंट उनकी हो रखी थी, किससे पहले, कॉन्स्टिट्यूशन को आने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले। वो लॉज अगर तो वो इनकंसिस्ट करते हैं तो वो भी जो है यहाँ पे वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन प्रोवाइडेड है 13 क्लोज 3 के अंदर लॉ की एंड लॉज इन फोर्स की। अगर पेपर में एग्जाम में अगर ये पूछ लिया जाए कि लॉ एंड लॉज इन फोर्स कहाँ पे डिफाइंड है, तो 13 क्लोज 3 के अंदर। 13 क्लोज 4 जो है ये सेविंग क्लोज है। सेविंग क्लोज जहां पे नथिंग लिखा होता है क्लोज आर्टिकल के अंदर या सेक्शन के अंदर नथिंग लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि ये सेविंग क्लोज है। जो सेकंड पॉइंट होता है वो सेकंड है वो है नोट विद स्टैंडिंग, किससे इससे होता है स्टार्ट कुछ आर्टिकल्स, कुछ सेक्शंस।
नॉट विथस्टैंडिंग ये वर्ड होता है तो वो जो होता है हमारा नॉन ऑब्स्टेंटे जो होती है क्लोज होती है, नॉन ऑब्स्टेंटे ऑब्स्टेंटे क्लोज। तो इसको याद रखना कि जहां पे नथिंग वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब वो सेविंग क्लोज है, अगर नॉट विथस्टैंडिंग वर्ड यूज हुआ है तो वहां पे जो है हमारा वो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज है। चलिए, तो यहाँ पे 13 क्लोज 4 जो है सेविंग क्लोज है। सेविंग क्लोज कैसे है कि जो आर्टिकल, ये जो आर्टिकल 13 है ये इफेक्ट नहीं करेगी आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट होएगी, तो आर्टिकल 368 का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसका जो है 368 के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों इंडिपेंडेंट हैं आर्टिकल्स। अब आर्टिकल 13 के अंदर हम तीन डॉक्ट्रिन्स पढ़ते हैं। आर्टिकल 13 के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिविटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब तो इसको देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिविटी मीन्स होता है कि एक तो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है रेट्रोस्पेक्टिव, दूसरा होता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग होता है कि पिछली डेट से लॉ अप्लाई होना, पिछली डेट से लॉ अप्लाई होना। प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग होता है कि अगर लॉ आज ही बना है तो लॉ आज से ही अप्लाई होएगा, लॉ जो है आज से ही अप्लाई होगा। ये तो प्रोस्पेक्टिव के अंदर आ जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव का होता है कि लॉ बन गया लेकिन वो लॉ जो है पिछली डेट से ही स्टार्ट होएगा। पिछली डेट से मतलब कि अगर क्राइम आज हुआ है लेकिन उसके रिगार्डिंग लॉ जो है 10 दिन बाद बनेगा, तो वो 10 दिन बाद जो लॉ बना है वो 10 दिन पहले वाले क्राइम्स के ऊपर भी अप्लाई होएगा। तो वो जो लॉ होते हैं वो होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ होते हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिविटी का क्या है यहाँ पे कि मतलब जो लॉज, रेट्रोस्पेक्टिव डॉक्ट्रिन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव का समझ आ गया कि जो लॉज आज बने हैं वो पिछली डेट से अप्लाई होना। प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग होता है लॉज आज बने तो आज की डेट से अप्लाई हो गए, कल अगर यस्टरडे किसी ने क्राइम भी किया है तो उस क्राइम के ऊपर वो लॉ जो है अप्लाई नहीं होएगा, तो वो प्रोस्पेक्टिव डॉक्ट्रिन है। अगर वही लॉ यस्टरडे वाले क्राइम के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, किसी पर्सन ने कल क्राइम किया और लॉ आज बन गया, तो अगर वो लॉ कल वाले क्राइम के ऊपर अप्लाई होएगा और वो पर्सन पनिश किया गया है तो वो रेट्रोस्पेक्टिविटी होती है। सिवियरिटी क्या होती है कि जो लॉ इनकंसिस्ट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो इनकंसिस्ट हैं, कोई भी लॉ चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है चाहे वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इन्होंने ये बोला कि रूल ऑफ सिवियरिटी ये कहता है कि वो लॉ जो कि जितना पोर्शन इनकंसिस्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, सिर्फ उसी पोर्शन को जो है हम डिलीट करेंगे, उसको ही हम इनकंसिस्ट जो है वॉइड जो है डिक्लेयर करेंगे, बाकी का लॉ एज इट इज जो है वैलिड रहेगा, बाकी एज इट इज जो है अप्लाई होता रहेगा। आगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो आर्टिकल्स, जो प्रोविजंस जो कि इनकंसिस्ट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, अगर वो इनकंसिस्ट कर रही है तो वो तो वॉइड डिक्लेयर हो जाती हैं, वो मतलब वॉइड डिक्लेयर हो जाती हैं तो वो डेड नहीं होती एक तरह से प्रोविजंस, वो एक तरह डोरमेंट पोजीशन पे चले जाते हैं, वो डेड नहीं, हम जो है उनको कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये तीनों जो डॉक्ट्रिन्स हैं ये हमारे आर्टिकल 13 के अंदर आते हैं। हम 13 के साथ ये तीनों डॉक्ट्रिन्स को हम जो है स्टडी करते हैं। ये जो है हम मेनली ये तीनों जो हमारे हैं ये हम किसके साथ पढ़ेंगे, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के साथ जनरली पढ़ेंगे, जहां पे हमने पढ़ा था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उनके साथ जो है हम इनको पढ़ते हैं 13 क्लॉज 1 के साथ। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के साथ कौन कौन से डॉक्ट्रिन्स को हम रीड विद करते हैं। सो आई होप कि आज का समझ आ गया हो। बाकी आगे जो हम पार्ट शुरू करेंगे वो है पार्ट 3 का फर्दर पोर्शन है। आज मैंने कोई फंडामेंटल राइट स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ डेफिनेशंस की बात की है आर्टिकल 12 एंड 13 की। कल हम आर्टिकल 14 टू 18 कवर करेंगे जिसके अंदर राइट टू इक्वलिटी है, तो उसके अंदर काफी चीजें हैं जो कि देखने लायक हैं, और केसेस बहुत इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क केसेस हैं आर्टिकल 15 16 के ऊपर, तो उनको हम कल हैं स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।